और बड़ी खबर में बात धनबाद में हुए दो गुटों में मारपीट की। तो धनबाद में जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दरिया कटाल के पास दो गुटों में यह भिड़ंत हुई है। मौके पर विवाद सुलझाने पहुंची बरवाडा थाना की पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में थाना प्रभारी गंगा सागर ओझा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस के ऊपर पत्थर किस गुट की ओर से चला गया ये साफ नहीं हो पाया है। घटना के बाद डीएसपी सरिता मुर्मू घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं डीएसपी ने बताया कि वीआईपी कॉलोनी और खटाल वालों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था और उसी में दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। पूरे मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वहीं घायल थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। प्रशासन के सामने खड़ा रहा मार्क्स हटाइए पहले रुक जाइए। अभी हम लोग लाठी दिए खोदे हैं, लाठी खोदे हैं। आप बोले मार्क्स हटाइए पहले। कोरोना कौन है? आप लोग लाठी से बात कर रहे हैं। आप लोग लाठी मारिएगा ना, मारिएगा ना लाठी। कागज लेके आए ना, आप प्रभारी है ना, आप प्रभारी है ना, आप सर है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारी के आदेश पे ये कार्य हो रहा है। क्या चीज का फिर तो बोलिए क्या चीज का आदेश में बोलिए कागजात हैं क्या चीज का आधार पर कर रहे हैं आप? रुक लोग मारे। आज लगभग 4 बजे यहाँ वीआईपी कॉलोनी गली नंबर 2 में एक बाउंड्री देने को लेकर और उसको तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसमें कुछ एक पक्ष यादव लोग हैं और कुछ वीआईपी कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं। इसमें छोटी मोटी विधि व्यवस्था की समस्या हो गई। अभी वर्तमान में सिचुएशन ये पत्थरबाजी जो हुई है उसमें पुलिस भी घायल हुए हैं। हाँ, कुछ पुलिस घायल हुए हैं। तो थानेदार भी घायल हुए हैं क्या? पूरी तरह से कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा वो घायल हैं कि नहीं। बाकी कुछ पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं। इधर गिरिडीह में कोयला चोरी की सूचना पर पुलिस ने नरेंद्रपुर, सतीघाट सहित कई इलाकों में छापेमारी की। एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 3 बाइक के साथ 15 क्विंटल कोयला जब्त किया गया। सीसीएल गिरिडीह कोयलरी इलाके से कोयला की चोरी और तस्करी की जानकारी मिलने के बाद विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देखकर कोयला चोर वहां से फरार हो गए। पुलिस का यह अभियान बताया जा रहा है आगे भी जारी रहेगा। सूचना मिली थी कि कोयले का अवैध उत्खनन कर तस्करी की जा रही है। तो सूचना के आलोक में पुलिस टीम और सीसीएल मैनेजमेंट द्वारा छापेमारी की गई। तो जो अवैध खांता बनाकर जो चोरी की जाती थी तो वो तो बिल्कुल बंद है ओपन कास्ट में। लेकिन जहाँ तहाँ से कोयला घुस करके वे चोरी कर लेते हैं माइंस एरिया में, तो उसे भी हम लोग रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी मौके का फ़ायदा उठाया। चूँकि पुलिस का इंगेजमेंट देखा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करने में विधि व्यवस्था में है, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन उनके इस प्रयास को भी हम लोगों ने विफल कर दिया और आगे भी कोयला की चोरी बिल्कुल बंद है। धनबाद के कई इलाकों में अवैध कोयला का कारोबार लगातार जारी है। जिले के गोविंदपुर, बरवाडा, राजगंज, निरसा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। कल गुप्त सूचना पर पुलिस ने सोनाडी के बंद बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के बंद खदान में छापेमारी की। यहां मजदूरों से कोयला उत्खनन का काम किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में पश्चिम बंगाल के 15 मजदूर पकड़े गए। वहीं 300 से 400 बोरा कोयला भी बरामद किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मुख्य सरगना वहां से फरार हो गया। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुए 30 अप्रैल को धर्मदेव साहू उर्फ गब्बर के हत्याकांड में शामिल बिहार के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज राजा, सत्यम कुमार और कृष्णा कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड विनोद गोप उर्फ बीनू गुप्त है। इसने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर बिहार से शूटरों को बुलाया। एसपी ने खुलासा किया कि 2 एकड़ जमीन के विवाद में विनोद उर्फ बीनू गोप के साथ धर्मदेव साहू उर्फ गब्बर का विवाद चल रहा था और इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो शूटर थे जिसको हायर किया गया था बिहार से, उसमें से 3 की अरेस्टिंग की गई है। जिसमें सूरज राज की अरेस्टिंग पटना कंकड़बाग से हुई है। सत्यम कुमार पाठक की अरेस्टिंग जलालपुर थाना गोपालगंज से हुई है। और तीसरा जो है कृष्णा कुमार, इसकी अरेस्टिंग नालंदा से हुई है। इसमें अभी एक जो है शूटर अभी फिरार है, उसकी अरेस्टिंग छापेमारी की जा रही है। इन लोगों ने अभी कन्वर्सन में बताया कि इनको सब शूटर को 1-1 लाख रुपये देने के बाद देख के इसको हायर किया गया था। साहेबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग पर जस्टिस फॉर रूपा तिर्की संगठन के सदस्यों ने अपने अपने घर से वर्चुअल आंदोलन किया। साथ ही रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की गई। इस दौरान 2 घंटे के उपवास के साथ धरना प्रदर्शन किया गया।
लॉकडाउन के बाद संगठन के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन का ऐलान किया। 20 दिन बीतने के बाद भी अब तक रूपा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 1,500 से कम संख्या में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कल 48,088 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 1,394 पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को भी 1,345 मरीज मिले थे। झारखंड में अब कोरोना संक्रमण की दर 3% से कम हो गई है। वहीं झारखंड में कोरोना से हो रही मौत में लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। कल राज्य में 33 मरीजों की मौत हुई। रांची की बात कर ले तो यहाँ राजधानी में 199 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 626 स्वस्थ हुए हैं जो कोरोना मरीज हैं। यहां लंबे समय बाद 200 से कम संख्या में नए संक्रमित एक दिन में मिले। इधर रांची में 11 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई। नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 17,569 रह गई है। झारखंड में 27 मई के बाद फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मंत्रियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पाबंदियों से कोरोना के आंकड़ों में आई गिरावट को आधार बनाते हुए फिलहाल इसे 1 सप्ताह तक जारी रखने की राय दी। वहीं सीएम ने आगे फैसला लेने की बात कही है। आने वाला है उससे हम कैसे निपटेंगे। हम सभी माननीय मंत्रियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी है और सभी सलाहों को माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना है, उस पर विचार करेंगे। और आज निश्चित रूप से लॉकडाउन तो एक बार और अभी समय की मांग है कि 27 तारीख को इसकी अवधि पूरी हो रही है। फिर 1 सप्ताह के लिए कम से कम इसको इसी ये में अनुरूप बढ़ाना समय की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री विचार में विमर्श करके और अपने अधिकारियों के साथ सभी लोगों के साथ बात करके, आपदा सचिव के साथ बात करके इस पर निर्णय लेंगे। और अब बात चक्रवाती तूफान यास की। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात यास का असर झारखंड के कई जिलों में दिख रहा है। यास चक्रवात को लेकर गिरिडीह जिले को हाई अलर्ट की सूची में रखा गया है। यास चक्रवात का असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यहां तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले को 26 मई सुबह के 11 बजे से लेकर 27 मई 8 बजे रात तक यास चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। और देखिए, यास चक्रवात का असर बोकारो में भी दिख रहा है। देर रात से आसमान में बादल छाए हैं और वहीं रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। बोकारो में यास को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका जताई जा रही है। इधर साहेबगंज में भी यास का असर दिख रहा है। पूरे जिले में बारिश हो रही है, हालांकि हवा अभी नहीं बह रही है। जिला प्रशासन ने तूफान को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर सीधे जुड़े हुए रांची से। संजय, कितना असर दिख रहा है यास का? कई जिले ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट घोषित कर रखा गया है। बिल्कुल अनूप, यास तूफान का असर राजधानी रांची समेत राज्य भर में नजर आ रहा है। बीती शाम से ही मौसम बदल गया है और राजधानी में इस समय पूरे काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान भी गिर चुका है। और आप कह सकते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जो अनुमान लगाया था, जो आशंका जाहिर की थी मौसम को लेकर के, सभी अनुमान सही साबित हो रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि सिंहभूम, खासकर पूर्वी सिंहभूम का इलाका, पश्चिमी सिंहभूम संथाल का इलाका, जो बंगाल से सटा इलाका, वहाँ मौसम में परिवर्तन बीती शाम से ही नजर आना शुरू हो गया था। आज 25 तारीख है, आपको कई जिलों में बारिश भी होते नजर आएंगे। ठंडी हवाएं तो चल रही है, खासकर मौसम में जो बदलाव नजर आएगा वो आपको 26 तारीख कल से बदलाव नजर आएगा।
और कल सुबह से ही जैसे कि आशंका जाहिर की जा रही है कि कई जगहों पर ज़्यादातर जिलों में बारिश भी होगी, तेज हवाएं चलेगी, ठंडका भी गिरेगा और इसको लेकर हाई अलर्ट मौसम विज्ञान जो रांची केंद्र है इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया। बाकायदा बताया जा रहा कर घंटे घंटे चेतावनी जारी की जा रही है। तत्कालिक मौसम जो है किस तरह बदलाव होगा जिलों में उसको लेकर जारी किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं लोग वहां घरों से बाहर नहीं निकलें। साथ ही सुरक्षित स्थान पर लोगों को जाने का निर्देश दिया गया है। बिजली पोल के नीचे, पेड़ के नीचे रहने से मना किया गया है। और खास करके अगर रांची एयरपोर्ट की बात करें अनूप, तो रांची एयरपोर्ट पर भी इसको लेकर तैयारी पूरी है। यास तूफान को लेकर जितने भी डिविजनल विंग हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल हैं, ऑपरेशंस हैं, सभी को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यास तूफान का आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जब भी निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तो उसका सीधा असर झारखंड में पड़ता है। और खासकर वैसे इलाके झारखंड से संथाल परगना से जो सटे हुए इलाके हैं, उड़ीसा तट से जो सटा हुआ इलाका गुमला का इलाका है, इन तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं। अनूप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो देखिए झारखंड में भी असर दिख रहा है तूफान का और इसका असर ये आज से शुरू हो गया। कई इलाकों में इस वक्त बारिश शुरू हो गई और मौसम का मिजाज भी बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। हजारीबाग में टाटी झरिया प्रखंड के खंभवा गांव के कमल भूया की पत्नी की सोमवार को मौत हो गई। किसी बात को लेकर पहले से ही बिरादरी वालों का उनके घर आना जाना बंद था। ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर समस्या खड़ी हुई। जब रिश्तेदारों के साथ भाई भी कंधा देने को तैयार नहीं हुआ तो 8 बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि मृतक कुंती देवी लकवाग्रस्त होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थी। उनकी 8 बेटियों में से 7 की शादी हो चुकी है और 1 की शादी होनी बाकी है। बेटियों के पिता दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने इसे अंधेर नगरी चौपट राजा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब किसी सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य न होकर मौत और कफन तक सिमट गई। उन्होंने कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को लेकर सरकार के पास प्लानिंग का अभाव बताया और साथ ही राज्य में कोरोना महामारी और टीकाकरण पर विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने का भी आरोप लगाया है। जनक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि अब राज्य में सरकार कफन बांटेगी। क्या राज्य की जनता ने सरकार की बागडोर इसलिए सौंपी थी कि दुआओं या दवाओं की जगह उन्हें कफन मिले? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय का तीव्र निंदा करती है और राज्य सरकार से आग्रह करती है कि कफन बांटने के निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए और वैक्सीनेशन समेत आधारभूत संरचनाओं की जो तैयारी राज्य सरकार ने की है इस दूसरे संक्रमण काल में या संभावित तीसरे संक्रमण काल के लिए उसे सार्वजनिक करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेबिनार के माध्यम से मीटिंग की जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान बादल पत्रलेख ने कई मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी दूध बेचने वालों को ई पास में छूट देने की मांग की गई। यास चक्रवात को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। विभाग को हेड करता हूं, इसलिए राज्य के साथ साथ किसानों की भी समस्या प्राथमिकता है। जैसे हमने कहा कि वो हाट और बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है या वे वैसे लोग हैं जिनके पास ई पास बनाने के लिए माध्यम नहीं है और पेरिसेबल गुड्स वो यूज करते हैं। जैसे तरबूज की खेती है, टमाटर की खेती है या फिर दूध बेचने जाते हैं। यदि उनको ई पास नहीं बना 1 घंटा तो दूध फट सकता है। उन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को भी व्यवहार में लाया जाए। अब देखिए जो यास चक्रवात आने वाला है, जनजीवन तो बुरी तरह अस्त व्यस्त होगा ही। जो अभी खेती का प्रीमियम समय है, रोहन नक्षत्र है, ठीक 25 तारीख से रोहन नक्षत्र घुसता है और उसी दिन चक्रवात भी घुसता है। 12 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। 12 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा तो उसका कई दिनों तक असर रहेगा। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा है। यह लहर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है और ऐसे में जिले में बच्चों के लिए बने वार्ड को दुरुस्त कर कोविड के लायक बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में एक ही बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ऐसे में दूसरे डॉक्टरों को भी पेडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रोगियों की संख्या बढ़ने पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। वार्ड बना रहे हैं पीडियाट्रिक वार्ड और एक पीडियाट्रिशियन जो हमारे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। उनके द्वारा हम लोग जो लिस्ट चाहिए दवा का वुड बी केसेज के लिए वो हम लोग दवा खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं
बेड लगभग हमारा आ ही गया है। तो इधर से हम लोग तैयार है। अब एक प्लान हम कर रहे हैं कि चूंकि अगर ज़्यादा केसेज आएंगे तो एक आदमी कितना संभाल पाएगा, हमारे एक ही पीडियाट्रिशियन है। तो जो अन्य डॉक्टर्स हैं MBBS हैं उनको ट्रेनिंग हम उनसे दिलवाएंगे। एक बार ट्रेनिंग दिलवा देंगे प्राइमरी, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर एक ट्रेनिंग दिलवा देंगे, जिससे कि और लोग भी इस काम के लिए दक्ष हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर राज्य में जिले की सेवा दे सकें। जामताड़ा में पेयजल की परेशानी को देखते हुए विधायक इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में 265 चापाकल लगवा रहे हैं। चापाकल लगाने की शुरुआत मेंझिया गांव से की गई। चापाकल लगने के बाद ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी कम हो जाएगी। फिलहाल पेयजल को लेकर कई गांवों के लोग परेशान हैं। पानी को लेकर ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ता है। चापाकल हमारे एरिया का है। मैं ये चापाकल अपने तमाम लोगों को दे रहा हूँ जिनके यहाँ चापाकल नहीं है, जो लोग गंदे पानी पीने में विवश थे, नदी का पानी पीने में विवश थे, वैसे लोगों को देखते हुए मैंने चिन्हित किया है और सभी जो नीडी लोग हैं उनको मैं चापाकल दे रहा हूँ। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हेलो डॉक्टर।